ये कहानी दो खूबसूरत लड़कियों की है जिनके साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार बलात्कार किया जाता है। जो भी आता है इन लड़कियों को कंटेनर में ले जाकर के इनकी इज्जत को तार तार कर देता है। अब ये दोनों लड़कियां इन दरिंदों से अपने बलात्कार का बदला किस भयानक तरीके से लेती है, आज की शानदार वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो मूवी के शुरू में हम कैटी और नैन्सी नाम की दो हुस्न की मलिकाओं को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं। ये दोनों अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म हाउस में जाने वाली थी, इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ये दोनों प्लानिंग करती हैं कि हम इसी बहाने यूरोप में भी घूम लेंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। फिर अगली सुबह हम FBI के एक एजेंट जैसन को देखते हैं जो इन लड़कियों के अंकल थे और इन्हें पिक करने के लिए इनके घर पर आए थे। वो इन दोनों को लेकर के अपने घर पर जाता है जहाँ पर हम जैसन की गर्लफ्रेंड गेमा को देखते हैं। गेमा भी कैटी और नैन्सी को देख कर के बहुत ज्यादा खुश होती है। अब न्यूयॉर्क जाने से पहले ये दोनों अपना नया नाम रखने के बारे में सोचती है। फिर कैटी अपना नाम हेदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ले रख लेती है। फिर जब सुबह होती है तो जैसन इन दोनों को बस स्टॉप पर लेकर के आता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के फार्म हाउस में जाना था। अब जैसन इन दोनों के साथ यहीं पर खड़े होकर न्यूयॉर्क जाने वाली बस के आने का इंतजार कर रहा था। ये देख कर के दोनों लड़कियां जैसन से कहती हैं कि अंकल हम चले जाएंगे, आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाएं। हम फार्म हाउस पहुंचते ही आपको मैसेज कर देंगे। अब जाने से पहले जैसन इनसे कहता है कि तुम कोडवर्ड का यूज करना जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम पहुंच चुकी हो। ये सुनकर के कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड का यूज करूंगी। तब जैसन कहता है कि तुम हर बार अलग अलग वर्ड का यूज करना ताकि किसी को भी तुम्हारे कोडवर्ड का पता न चल सके। तभी रोड पर से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देख लेते हैं और जैसन भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब बस के आने में थोड़ा टाइम था इसलिए कैटी और नैन्सी पास के ही रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। तभी वो दो लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उन्हें हवस भरी और खा जाने वाली नजरों से देख कर के गुजरे थे। इन दोनों लड़कों में से एक का नाम जेड और दूसरे का नाम ल्यूकस था। ये दोनों कैटी और नैन्सी के पास आते हैं और उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कैटी और नैन्सी भी इन दोनों लड़कों को अपना नाम हेदर और रिप्ले बताती है। यहाँ पर कैटी इनको बताती है कि हम स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जा रहे हैं। ये सुनकर के ये दोनों लड़के कहते हैं कि अरे हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो आ जाओ। लेकिन कैटी उनके साथ जाने से साफ मना कर देती है। अब ये लड़के जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तब नैन्सी कैटी से कहती है कि अरे यार हम भी इनके साथ ही चलते हैं। तब कैटी भी उसकी बात को मान कर के इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये चारों जब यहाँ से जाने लगते हैं तभी हम देखते हैं कि जेड और ल्यूकस इनको फार्म हाउस न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो वीरान और सुनसान जंगल के एकदम पास में था। इस सुनसान जगह को देख कर के नैन्सी घबरा जाती है और उन दोनों लड़कों को फार्म हाउस चलने के लिए कहती है। तभी हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो घर से बाहर आती है और कैटी और नैन्सी से कहती है कि पहले चाय पी लो फिर ये तुम्हें फार्म हाउस छोड़ देंगे। अब ये दोनों जब चाय पी रही होती हैं तभी कैटी के पास उसके अंकल जैसन का मैसेज आता है। तब कैटी भी कोडवर्ड में उन्हें एप्पल लिख कर के रिप्लाई कर देती है। इस मैसेज को देख कर के जैसन रिलैक्स हो जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म हाउस पहुंच गई हैं। फिर इसके बाद जेड और ल्यूकस की मॉम कैटी और नैन्सी को खाने के लिए कुछ देती है। जब ये उस खाने को खाती है तभी इन दोनों को नशा चढ़ने लगता है। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने इनके खाने में ड्रग्स मिला दिया था। जब इनको हल्का नशा होने लगता है तभी ये समझ जाती है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचती हैं चकरा कर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद ल्यूकस और जेड इन दोनों को उठा कर के वापस अपने घर में ले आते हैं। फिर अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को जंगल के बीचों बीच पाती है। इनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे और इनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देख कर के ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर जेड आता है और इनसे कहता है कि तुम जंगल में एक ऐसी जगह पर हो जहाँ से तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा और तुम गले फाड़ फाड़ करके कितना भी चीखो चिल्लाओ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तभी यहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है और कैटी को उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी का मैसेज आया हुआ है और उसके रिप्लाई में तुमने एप्पल लिख कर के भेजा था। अब यहाँ पर वो कैटी से एप्पल के बारे में पूछता है। तब कैटी उसे बताती है कि ये कोडवर्ड है जिसका मतलब है कि हम सेफली फार्म पहुँच गए हैं। इसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई में हम दोनों ठीक है और एप्पल लिख कर के सेंड कर देता है। अब ये दोनों कैटी और नैन्सी को अपने सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी यहाँ पर शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला आ जाता है और जेड और बोरिस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख कर के कैटी और नैन्सी उसके पास जाती हैं और उससे मदद मांगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि ये पुलिस
वाला भी उन दोनों से मिला हुआ है। ये देख कर के ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और गिड़गिड़ाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन ये वहशी भेड़िए इनकी एक भी बात नहीं सुनते। फिर थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला वियाग्रा की एक टेबलेट खाता है और अपने लिए केटी को पसंद करता है। इसके बाद ये वहशी दरिंदा केटी को कंटेनर में ले जाता है और उसका बलात्कार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो केटी और नैन्सी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहा था, क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ल्ड को दूसरी बार यूज किया था। उधर वो वहशी दरिंदे केटी के कंटेनर में एक नशेड़ी और शराबी आदमी को भेज देते हैं, जो अंदर जाकर के केटी की बॉडी पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे केटी जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। इसके बाद ये नशेड़ी आदमी भी केटी का बलात्कार करता है। यहाँ पर इन वहशी दरिंदों ने हैवानियत की हदों को पार कर दिया था। दरअसल ये लोग पैसे कमाने के लिए केटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। उधर जेसन न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में जब कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां तो यहाँ पर आई ही नहीं। इससे जेसन को डाउट होने लगता है कि कहीं वो बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। अब जेसन इन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। उधर केटी और नैन्सी के साथ अब और भी ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि एक कस्टमर के आने से पहले जेड और ल्यूकस केटी और नैन्सी के चेहरे पर मास्क पहना देते हैं। अब वो कस्टमर भी पिग वाला मास्क पहन कर के इनके सामने आता है। तब जेड और ल्यूकस इन दोनों लड़कियों के चेहरे से मास्क उतार देते हैं। अब जैसे ही ये दोनों लड़कियां उस पिग मास्क वाले को देखती हैं तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी नैन्सी को पसंद करता है और उसे पकड़ कर के कंटेनर में ले जाता है और बड़ी बेरहमी से उसके साथ बलात्कार कर देता है। उस आदमी के जाने के बाद केटी नैन्सी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस वाले से मिलता है। दरअसल ये वही पुलिस वाला था जिसने केटी का रेप किया था। यहाँ पर जेसन उस पुलिस वाले को केटी और नैन्सी के किडनैप होने के बारे में बताता है और अपने बारे में भी बताते हुए कहता है कि मैं भी एक FBI एजेंट हूँ। ये सुनकर के वो पुलिस वाला थोड़ा घबरा जाता है और जेसन से कहता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हो गई हैं। तब जेसन कहता है कि मैंने केटी को कहा था कि कोडवर्ड एक ही बार यूज करना, लेकिन केटी ने एक ही कोडवर्ड को 2 बार यूज किया है। उस मैसेज को देखते ही मुझे डाउट हो गया था कि शायद उन दोनों को किडनैप कर लिया गया है। फिर ये पुलिस वाला बोरिस को बता देता है कि केटी का अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने भी हमें एप्पल कोडवर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अब बोरिस जेड को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि हमें इन दोनों लड़कियों को नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचाना होगा, नहीं तो इसका अंकल यहाँ पर आकर के हमारी माँ बहन एक कर देगा। इनको मारने के बाद हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों का शिकार करना है। तभी हम केटी को देखते हैं जो अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर के इन दोनों की बातों को सुन रही थी। इसके बाद बोरिस फिर से केटी के कंटेनर में जाता है और उसका बलात्कार करता है। उधर जेसन केटी और नैन्सी को ढूंढते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर उनको वो लड़के मिले थे। वहां पर वो काम कर रहे आदमी को केटी और नैन्सी का फोटो दिखा कर के उनके बारे में पूछता है। तब वो जेसन को बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। उधर केटी नैन्सी को बता रही थी कि ये लोग हमें जान से मारने वाले हैं। तभी हम जेड और बोरिस को देखते हैं जो उसी नशेड़ी आदमी को फिर से लेकर के आ गए थे। वो उस नशेड़ी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े होकर के इन लड़कियों पर नजर रखो, हम दोनों थोड़ी देर में वापस आते हैं। अब उन दोनों के जाते ही केटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है और धीरे धीरे उसके करीब आकर के भूखी शेरनी की तरह उसके गले को काट लेती है, जिससे उस नशेड़ी के गले की नस कट जाती है और खून बहने लगता है और थोड़ी ही देर में वो इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंच जाता है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियों को खोल करके एक जगह पर छुप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला वहाँ पर आता है। तब ये दोनों मौका देख करके उसकी गाड़ी को लेकर के यहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाती हैं और बहुत ही खतरनाक चीजों को खरीदती हैं, जिसमें हथौड़ा, कुल्हाड़ी, कीलें और टेनिस बॉल शामिल थी और इसके अलावा खतरनाक हथियारों को भी ले लेती हैं। फिर वो कैश काउंटर पर जाकर के बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं। तब यहाँ पर खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी ने बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। उधर जेसन भी कार इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के बोरिस के घर का पता लगा लेता है। उधर हम बोरिस को देखते हैं जो अपने घर में म्यूजिक प्लेयर लगा कर के गाने सुन रहा था। तभी यहाँ पर केटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल में कीलों को लगा कर के उसके मुंह पर मार देती हैं, जिससे वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक टेबल पर बंधा हुआ देखता है। यहाँ पर बोरिस अपनी जान की भीख मांगते हुए उनसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन केटी और नैन्सी तो अपने साथ हुए बलात्कार का बदला लेना चाहती थी। तभी हम जेसन को देखते हैं, वो भी बोरिस के घर तक पहुँच गया था। घर के अंदर केटी और
नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है। तब बोरिस उसके घर का पता बता देता है। इसके बाद वो बोरिस को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार करके यहाँ से चली जाती है। जब जेसन घर के अंदर पहुँचता है तो बोरिस को मरा हुआ देखता है। तभी उसे घर के पीछे से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वो भाग करके देखने के लिए जाता है तब तक केटी और नैन्सी यहाँ से निकल चुकी थी। फिर जेसन वापस से पुलिस स्टेशन जाता है और उसी पुलिस वाले से केटी और नैन्सी के बारे में दोबारा पूछने लगता है। अब यहाँ पर जेसन केटी को फोन लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि केटी का फोन तो इसी पुलिस वाले के पास है। अब इससे पहले कि जेसन उसकी माँ बहन एक करता, वो जेसन के पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। उधर केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुँचते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर था। वो फादर नैन्सी को अपने सामने देख करके उसे पहचान लेता है। तभी पीछे से केटी उसके सर पर एक वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटते हुए एक टाउन में ले जाती हैं और आग लगा करके वहीं पर उसका काम तमाम कर देती हैं। उधर वो पुलिस वाला जेसन को एक कुर्सी पर बांध देता है। फिर वो दो नई लड़कियों को ला करके उसके सामने ही उनका बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से केट आकर के उसके सर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखता है। फिर वो रोते गिड़गिड़ाते हुए इन दोनों से माफी मांगता है। इसके बाद केटी अपनी गन में सिर्फ एक बुलेट डालती है और शोले के गब्बर की तरह बार बार ट्रिगर दबा करके उसे डराने लगती है और कहती है कि इसके एक खाने में जिंदगी और दूसरे खाने में मौत बंद है। देखती हूँ साले तुझे क्या मिलता है। जब वो बारी बारी से उस पर शूट करती है तब वो हर एक शूट में बच जाता है। ये देख करके वो सोचता है कि मेरी जान बच गई और शोले के काले की तरह मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी केटी गब्बर की तरह ट्रिगर दबाती है और उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ पर बंदी दोनों लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लड़कियाँ दूसरे रूम में जाकर के जेसन को खोल देती है और उससे कहती है कि हमें उन दो लड़कियों ने ऐसा करने के लिए कहा था। यहाँ पर जेसन को समझ में आ जाता है कि वो दो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि केटी और नैन्सी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो जेड के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक से उसे अजीब सा नशा चढ़ता है और वो जमीन पर गिर कर के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में एक चेयर पर बंधा हुआ देखती है। केटी और नैन्सी ने जेड को भी ठीक उसके सामने ही बांध रखा था। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां डंडा लेकर के जेड की बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर देती है, जिससे थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी औरत के सामने ही जेड की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देख कर के उस बूढ़ी औरत की आंखें बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर केटी और नैन्सी इस बूढ़ी औरत को उसके बेटे ल्यूकस के पास लेकर के जाती है, जिसे इन्होंने एक दूसरी जगह पर बंदी बना कर के रखा हुआ था। अब ये ल्यूकस के हाथ में एक डंडा देते हुए कहती है कि हरामजादे गेंडे की औलाद, इस डंडे से तू अपनी मॉम के सिर पर एक ऐसा शॉट मार जिससे वो सीधी इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंच जाए। और उसे धमकी देती है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगा करके तुझे लॉन्च कर दूंगी। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता। तब नैन्सी का दिमाग खराब हो जाता है और वो ल्यूकस को गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। फिर वो उस गन को कपड़े से साफ करके ल्यूकस के हाथ में पकड़ा देती है ताकि पुलिस को लगे कि ये दोनों माँ बेटे आपस में ही लड़कर के मर गए। अब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत इन दोनों को पैसों का लालच देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। उसकी बात सुनकर के केटी और नैन्सी एक भयानक और डरावने तरीके से हंसने लगती है। फिर इस बुढ़िया को भी दर्दनाक तरीके से मार करके इसकी जिंदगी का दी एंड कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद हम जेसन को देखते हैं जो केटी और नैन्सी के घर पर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर के न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इवन लैम्ब हैव टीथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।